हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों को होम साइंस पढ़ा रही हूँ। तो हम लोगों ने देखा, इस पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है कि धन व्यवस्थापन, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्यवस्थापन कौन कौन से हैं। एक समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन के बारे में हम लोगों ने समझा कि समय का कितने कम से कम समय का उपयोग करते हुए हम लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर लें और जिससे हमारे गुणवत्ता में कमी ना आए। ऐसा नहीं है कि हम कम समय में ज़्यादा कार्य को कर लें लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए। जैसे हम कम समय में फटाफट अपना कोई कार्य कर लें, या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ बना रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं और वो कच्चे पक्के चाहे जैसे बना दें, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसमें समय का क्या है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर लेना, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए। काम भी हो जाए कम समय में लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। शक्ति व्यवस्थापन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा कि हम कम शक्ति को लगाते हुए, कम एनर्जी को लगाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को कर लें जिससे हमको थकान ना लगे। उसके बाद हम लोगों ने धन व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा कि जितना भी धन है, जितना भी हमारे पास धन है, उसका मितव्ययितापूर्ण तरीके से हम उपयोग कर सकें और हमारे पास बचत भी हो जाए, क्योंकि बचत होना बहुत ज़रूरी है। बिना बचत के कोई भी कार्य आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कब क्या कोई दिक्कत हो जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए कि अगर आपकी सैलरी, आपका वेतन आपका 10,000 है तो उसमें से कोशिश करो ज़्यादा नहीं तो 500 का ही बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जितना भी धन है उसका मितव्ययितापूर्ण तरीके से खर्च करके और थोड़ा सा धन का बचत करना, यही क्या कहलाता है? धन व्यवस्थापन कहलाता है। उसके बाद धन व्यवस्थापन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आय के बारे में। आय क्या है कि आय एक प्रकार का प्रयत्न है जो हमें प्रयास करके, चाहे वो शारीरिक रूप से प्रयास करके, चाहे वो मानसिक रूप से प्रयास करके हमें प्राप्त होता है। चाहे वो हम शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, जैसे मजदूर होता है, वो मजदूरी करता है, दिन भर काम करता है, तो उसको जो है वो किस रूप से प्रयास कर रहा है? शारीरिक रूप से प्रयास कर रहा है। और जो टीचर होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो टीचर हैं, ये सब क्या है? ये सब मानसिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से कि हम चाहे वो शारीरिक रूप से प्रयास करें, चाहे मानसिक रूप से प्रयास करें, उसके बाद हमको, उसके लिए जो हमको पैसे मिलते हैं, यही क्या कहलाता है? आय। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि आय क्या है? आय एक प्रकार का प्रयास है। आय प्रयास है। उसके बाद आय एक प्रकार का प्रयत्न है, प्रयास है, और जो हम शारीरिक रूप से करते हैं। किससे? शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से करते हैं। मानसिक रूप से करते हैं। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त हुआ, आय की प्राप्ति हुई, और जिससे हमने क्या किया? इसी से हमने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। इसी से हमने क्या किया? अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। आवश्यकताओं को पूरा किया, जिससे हमें क्या हुआ? संतुष्टि प्राप्त हुई। जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। संतुष्टि प्राप्त हुई, यही क्या कहलाया? आय की परिभाषा। कि आय एक प्रकार का प्रयत्न है। ये प्रयत्न शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। यही क्या कहलाया? आय कहलाया। इस आय से हम अपनी आवश्यकताओं को, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मेरी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम पूरा करते हैं, जिससे हमें लास्ट में क्या होता है? हम सेटिस्फाई हो जाते हैं या हमें संतुष्टि मिलती है। यही क्या कहलाया? आय कहलाया। अब आय के स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आय के स्रोत कितने होते हैं। एक उपार्जित आय और अनुपार्जित आय के बारे में हमने जाना। उपार्जित आय क्या होती है और अनुपार्जित आय क्या होती है? ऐसा आय जहां हम प्रयत्न करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से करते हैं, वो क्या कहलाया? उपार्जित आय। और अनुपार्जित आय जहां हम शारीरिक या मानसिक रूप से किसी तरीके से हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और बिना प्रयास किए हमको मिल जा रहा है, वही क्या कहलाया? अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होता है? जैसे माँ बाप की संपत्ति, इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया और हमको उसके बाद संपत्ति, उसकी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, या उपहार मिलना, लॉटरी लगना, ये क्या कहलाया? ये भी एक
ये अनुपार्जित आय कहलाया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अदर देखे थे आय के प्रकार में कौन कौन से, एक मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। मौद्रिक आय के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मौद्रिक आय जो आय आपको पैसे के रूप में प्राप्त होते हैं, जो आय आपको पैसे के रूप में प्राप्त होते हैं या मुद्रा के रूप में प्राप्त होते हैं, वही मौद्रिक आय कहलाए। उसके बाद हम लोगों को वास्तविक आय में हमने दो पढ़ा, कौन कौन से, वास्तविक आय में हमने दो पढ़ा। वास्तविक आय में कौन कौन से, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष। उसके बाद हम लोगों ने मानसिक आय पढ़ा। मानसिक आय जब इन आवश्यकताओं से जो हमें आय प्राप्त हुई है, उससे हम अपनी आवश्यकताओं को जब पूरा करते हैं, जो हमें संतुष्टि मिलती है, वही मानसिक आय कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने मानसिक आय में और भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। उसके बाद हम लोगों ने अदर प्रकार में हम लोगों को पढ़ना है क्या, इसको देखते हैं। आय के अन्य प्रकार, आय के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं। पहला क्या है, सैलरी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सैलरी कि जो मानसिक श्रम करते हैं, किसी भी मजदूर से हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उससे हम लोग नहीं पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, उससे नहीं पूछते हैं। कोई टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, कोई मानसिक वर्क कर रहा है, उससे हम लोग पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। तो हम लोग आय के अन्य प्रकार में सैलरी क्या है कि इस तरीके से जिसमें मानसिक प्रयास लग रहा हो, जिसमें मानसिक प्रयास जो प्रतिमाह मिले। तो हमने क्या देखा कि जिसमें हम लोग मानसिक प्रयास करते हैं और जो प्रतिमाह मिलता है, वही क्या कहलाता है, सैलरी कहलाया। सैलरी क्या है, जिसमें मानसिक प्रयास लग रहा हो और जो प्रतिमाह मिले। इसमें क्या है, ये व्यक्ति के पद के अनुसार मिलता है, व्यक्ति के पद के अनुसार। क्यों, सबकी सैलरी, कोई भी मानसिक प्रयास कर रहा है लेकिन सबकी सैलरी एक जैसी नहीं होगी। टीचर जो है उसकी सैलरी अलग होगी, कोई प्रिंसिपल है, प्रबंधक है, उन लोगों की सैलरी अलग अलग होगी। और जो उससे ऊंचे पद कोई अधिकारी है जो कोई मानसिक प्रयास कर रहा है, उनकी सैलरी अलग होगी। तो क्या देखा हमने कि जिसमें मानसिक प्रयास लग रहा हो, जो प्रतिमाह मिले, व्यक्ति के पद के अनुसार उसे मिलता है, ये क्या है, सैलरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजदूरी। मजदूरी क्या है कि मजदूरी दो हो सकता है, कौन कौन से, एक कार्य के अनुसार, एक समय के अनुसार, एक कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार जो करते हैं कि हम, जैसे कोई मजदूर है, वो जिम्मेदारी ले लेता है कि चलो ठीक है, हम आपका इतना बड़ा घर हम मतलब 2 किचन 2 रूम ये सब बना देंगे, कितने दिनों में ये इतना बना देंगे, इसके लिए हम इतना पैसा लेंगे। तो उसमें वो उन लोगों को चाहे जितना समय लगाएं, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो कार्य के अनुसार लेंगे कि हमको इतना बड़ा घर बनाना है तो इसके लिए हम इतना पैसा लेंगे। तो ये कार्य के अनुसार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार। और ये जो समय के अनुसार काम करते हैं, ये मजदूरी कहलाती है। कि समय के अनुसार ये क्या करते हैं कि सुबह आते हैं, सुबह से अपना कार्य करते हैं और एक शाम 4-5 जो भी है इन लोगों का टाइम, ये काम करते हैं, उसके बाद ये पैसे लेके चले जाते हैं, ये मजदूरी कहलाया। जिसमें समय के हिसाब से या दिन के हिसाब से दिया जाता है। और ये कार्य के अनुसार जो होते हैं, ये ठेकेदार होते हैं। ये अपने कार्य को कि हम इतना कार्य इतने दिन में हम इतना कार्य पूरा कर लेंगे, उसमें दिन डिसाइड नहीं होता है, इतना कार्य हम पूरा कर लेंगे, ये ठेकेदार होते हैं। अब हम देखेंगे बोनस।
बोनस क्या है? बोनस क्या है? जो मानसिक प्रयास कर रहे हैं और जिसकी जैसे कंपनी हुआ जो मानसिक प्रयास कर रहे हैं, मानसिक प्रयास कर रहे हैं, या कंपनी जो है, कंपनी अच्छी चल रही है, चल रही है, तो ये बोनस के रूप में उसको कुछ दिया जाता है, चाहे वो जितनी भी धनराशि हो उसको दिया जाता है कर्मचारी को। वो बोनस जो है वो वर्ष में एक बार दिया जाता है। ये वर्ष में एक बार जो मानसिक प्रयास कर रहे हैं, कंपनी जिसकी अच्छी चल रही है, वर्ष में उनको एक बार बोनस दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी किसको मिलती है? ये क्या होता है? रॉयल्टी क्या होती है? ये बुक के लेखक को मिलती है। बुक के लेखक को रॉयल्टी मिलती है। ये जो लेखक है और पारिश्रमिक है, रॉयल्टी एक पारिश्रमिक है, ये पारिश्रमिक है। और रॉयल्टी में जैसे लेखक जो किताबें लिखता है, ये पब्लिक कुछ उसकी जो जैसे उसने किताबें लिखी, उसकी किताबें छपी, तो वो जब किताब बिकती है तो उसका कुछ पैसा जो लेखक को दिया जाता है और कुछ पैसा वो पब्लिकेशन हाउस को दिया जाता है। किसको? पब्लिकेशन हाउस को कुछ पैसा दिया जाता है। अब हम देखते हैं ब्याज। ब्याज क्या है? ब्याज जो है ये पूंजी के विनियोग द्वारा प्राप्त होती है। पूंजी के विनियोग द्वारा प्राप्त होती है। जैसे कि हम कोई पूंजी हमने बैंक में जमा करी, जैसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हम बैंक में जमा कर दिए, फिर वो हम 1 महीने में 2 महीने में या साल 2 साल में हम उसको जब निकाल रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसमें 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जो हमें बढ़ के मिलता है, वही 5,000 10,000 क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। अब उसके आगे हम देखेंगे किराया। किराया क्या है कि किराया जैसे जो हम अपनी चीज़ों का यूज़ करने के लिए किसी दूसरे को दे देते हैं, उससे जो हमको पैसे प्राप्त होते हैं वो किराया कहलाता है। जैसे टेंट हाउस का बर्तन हुआ या शादी विवाह पार्टी में जो भी टेंट हाउस के सामान आते हैं वो किस पे आते हैं? किराए पे आते हैं। तो वो क्या कहलाता है? उसमें जो पैसे हमको प्राप्त होते हैं वो किराया कहलाता है। जैसे प्रयागराज में कितने बच्चे, लखनऊ में और अदर जगह पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो किसी के घर में रह रहे हैं, जो रेंट पे उसको मिलता है, घर पे रहते हैं और रूम का किराया उनको देना पड़ता है। उस रूम पे रहने के लिए वो जो निश्चित धनराशि होती है कि इतने रुपए लगेंगे, तो वही क्या कहलाया? वो निश्चित धनराशि किराया कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे लॉटरी। लॉटरी क्या है? यह एक क्या है? नॉन गवर्नमेंट है। ये नॉन गवर्नमेंट है। ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट है कि इसमें लॉटरी में किसी का कोई फिक्स नहीं होता है। यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जुआ है। एक प्रकार का जुआ है। इसमें कोई धनराशि निश्चित नहीं है कि इसमें किसको कितना मिलेगा। तो लॉटरी क्या है? एक प्रकार का जुआ है। यह
नॉन गवर्नमेंट होती है, इसमें निश्चित नहीं होता कि किसको कितने पैसे मिलेंगे, यही क्या कहलाता है, लॉटरी कहलाता है। लॉटरी में क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर अरे इस तरीके से उसका लॉटरी में ये चीज़, उसको बाइक मिल गई या और अदर उसको 5,000 रुपये मिल गए, 10,000 रुपये मिल गए। इसमें क्या होता है कि जैसे कई पर्ची होती है, कई चिट होती है, बना के रखी रहती है, तो उसमें से एक चिट उठाया जाता है, तो वो चिट में जो जो चीज़ें निकलती है वही क्या कहलाती है, लॉटरी कहलाती है। यह एक अनिश्चित आय का स्रोत है, यह अनिश्चित आय का स्रोत है। क्या है, अनिश्चित आय का स्रोत है। इसमें जो है धनराशि ये कोई निश्चित नहीं है। अब हम आके देखते हैं कि छात्रवृत्ति क्या है। छात्रवृत्ति क्या होती है कि छात्रवृत्ति मेधावी छात्रों या गरीब बच्चों को दी जाने वाली एक धनराशि होती है कि जिससे बच्चे आगे, जो मेधावी छात्र होते हैं कि वो बच्चे और आगे बढ़ सकें, उनके लिए दिया जाता है। जैसे JRF करने वालों को या तो जो नवोदय में बच्चे पढ़ते हैं, इन लोगों को धनराशि दी जाती है। ये लोग क्या है कि एक मेधावी छात्र के अंतर्गत आते हैं, तो इन लोगों को जो धनराशि मिलती है वो छात्रवृत्ति कहलाती है। या गरीब बच्चों को भी दी जाती है, जो बच्चे बहुत गरीब होते हैं उनको आगे पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत उनको पढ़ाई करने के लिए कि बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, उनको जो धनराशि दी जाती है वही छात्रवृत्ति कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे पेंशन। पेंशन क्या है, पेंशन तो अब मिलनी बंद हो गई है, लेकिन पेंशन क्या है कि पेंशन की जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको काम करने के या सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो धनराशि मिलती है, जो प्रति माह धनराशि मिलती है वही क्या कहलाती है, पेंशन। पेंशन 62 साल उम्र के बाद जब कोई टीचर रिटायर हो जाते हैं, और या वो जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, अपना जब रिटायर होने के बाद जो प्रतिमाह एक जो धनराशि दी जाती है वो क्या कहलाती है, पेंशन कहलाती है। उसके बाद अगर उसके जैसे हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके हस्बैंड की मृत्यु होने के बाद उसकी वाइफ को जो धनराशि दी, उसकी हाफ धनराशि उसकी वाइफ को दे दी जाती है। तो ये क्या हो गया, पेंशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या है, ये नौकरी के बाद मिलने वाली मिलने वाली ज़्यादा धनराशि होती है। नौकरी के बाद मिलने वाली धनराशि एक बार में ये जो है धनराशि एक बार में दी जाती है, एक बार दी जाती है। नौकरी के बाद ये जो धनराशि एक बार मिलती है, लेकिन ये धनराशि ज़्यादा होती है। क्यों? और ये ऐसा नहीं है कि सरकार इस धनराशि को अपने तरफ से देती है, नहीं, इसमें उसकी सैलरी से, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसकी सैलरी से थोड़ा कट करके वही धनराशि इकट्ठा की हुई होती है, जो नौकरी के बाद इकट्ठे दे दी जाती है। यही क्या कहलाया, ग्रेच्युटी कहलाया। और उपहार, ये सब क्या है, ये सब आय के स्रोत हैं। उपहार क्या है, अब हम उपहार को देखते हैं कि उपहार जैसे शादी पार्टी या बर्थडे में जो गिफ्ट मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपहार कहलाते हैं। उपहार दूसरों के द्वारा मिली हुई धनराशि या वस्तु होती है। दूसरों के द्वारा मिली हुई धनराशि या वस्तु होती है, ये क्या कहलाती है, उपहार कहलाती है। अब भत्ता देखते हैं। भत्ता क्या होता है,
भत्ता। भत्ता ये है जो है, ये कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है। कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दी जाती है। ये जो है, ये कुछ भी हो सकता है कि महंगाई के भत्ते हो सकते हैं, प्रशिक्षण के भत्ते हो सकते हैं, या यात्रा के भत्ते हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो कर्मचारियों को छोटी, और ये धनराशि बहुत छोटी होती है, ये धनराशि छोटी होती है। तो हमने क्या देखा, भत्ता क्या है, कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो धनराशि दी जाती है वही क्या कहलाती है, भत्ता कहलाती है। ये धनराशि छोटी होती है और इसमें भत्ते किसके लिए दिए जाते हैं, जैसे प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण के लिए दिए जाते हैं, और यात्रा के लिए दिए जाते हैं। जब महंगाई बढ़ जाती है उसके लिए भत्ते दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं लगान। लगान क्या है कि इसमें लगान किराए जैसा होता है। ये किराए जैसा होता है लगान। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो खेत है, वो खेत जो है वो उस खेत दूसरे को किसी को दे दिया जाता है, और उस दूसरा व्यक्ति जो होता है उसकी खेती, जिसका खेत होता है उसके पे कोई फसल उगाता है। फसल उगाने के बाद जब वो फसल हो जाती है तो उसको आधा जो है फसल उस खेत के मालिक को दे देता है, और आधा फसल वो अपने रख लेता है। तो यही क्या कहलाता है, जो आधा होता है यही लगान कहलाता है। अब पैतृक संपत्ति देखते हैं। पैतृक संपत्ति ये क्या है, ये बिना मेहनत किए हुए जो प्राप्त होने वाली आय है, कि जो माता पिता की संपत्ति होती है, माता पिता की संपत्ति जो पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चों को मिल जाती है, यही क्या कहलाती है, पैतृक संपत्ति कहलाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लाभ या लाभांश। लाभ या लाभांश, ये लाभ या लाभांश क्या है कि कोई व्यक्ति है जो साहसी काम कर रहा है या जोखिम उठाने वाला, कोई व्यक्ति साहसी काम कर रहा है या जोखिम उठाने वाला काम कर रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो लाभ मिलता है उसको लाभांश कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, किसी चीज़ के क्षेत्र में ज़्यादा पैसे लगा रहा है, और अगर वो बहुत आगे बढ़ गया या तो उसका काम सक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो उससे जो उसको लाभ मिला तो वही लाभांश कहलाता है। अब इसके अलावा हम लोग अब आय के इतने सारे प्रकार पढ़े, कौन कौन से, इसके बारे में एक बार फिर से देखते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा। सैलरी क्या होती है, सैलरी हुआ, छात्रवृत्ति हुआ, लगान हुआ, फिर और हमने देखा कि ग्रेच्युटी क्या होती है, और फिर बोनस हमने देखा। बोनस क्या होता है कि जो एक बार में, वर्ष में एक बार में मिलता है, उसी को बोनस कहते हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छी जा रही है तो बोनस के रूप में हम लोगों को मिलता है। उपहार मिलना क्या हुआ कि उपहार जो है किसी बर्थडे में या बर्थडे पार्टी, शादी विवाह, किसी के जो दूसरे के द्वारा हमें गिफ्ट या पैसे के रूप में धन मिलती है, वही क्या कहलाता है, उपहार कहलाता है। और भी हमने कई प्रकार देखे, ग्रेच्युटी देखा हमने, और लगान देखा। लगान क्या है कि लगान जो है वो हमारी खेती, हमने अपनी खेती जो है अपना, जैसे हमारा खेत है, हम अपना खेत जो है वो किसी और को दे दिया हमने उस पर खेती करने के लिए। अब वो खेती कर रहा है, फिर उसमें खेती करने के बाद जो फसल हुआ उसका आधा जो है फसल वो हमको दे रहा है, तो वही क्या कहलाया, लगान कहलाया। तो और लाभ या लाभांश हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हमने आय के कई प्रकार देखे कि क्या क्या होते हैं, आय के कितने स्रोत होते हैं। ये हम लोगों ने आय के स्रोत पढ़े, क्या क्या होते हैं आय कहाँ से आ सकता है, आय के आने के कितने जरिए होते हैं, यही आय कहलाया, आय के स्रोत कहलाए। अब अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कौन सा संसाधन है, ऐसा कौन सा संसाधन है जिसे
पुनः लौटाया नहीं जा सकता। आप लोग इसको सोच कर बताएंगे कि ऐसा कौन सा संसाधन है जिसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता। इसका आप लोग इसको सोचिए, समझिए कि हमने संसाधन के बारे में कौन कौन सा पढ़ाया है कि एक धन, एक शक्ति, धन है, शक्ति है, शक्ति व्यवस्थापन, धन व्यवस्थापन और समय व्यवस्थापन। अब इसमें से आप लोग सोचिए कि ऐसा कौन सा संसाधन है जिसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता। इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग उसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।